टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ विभिन्न विषयों पर आधारित प्रश्नों और उनकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो सके और आप अपनी प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे एनवायरमेंट के 4th एपिसोड को और इसमें शामिल प्रश्नों को और जानेंगे उनकी व्याख्या को, प्रश्नों को हल करने के क्रम में। पहला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दरअसल है क्या और यह किससे संबंधित है। पहला कथन है, इसे ओजोन परत के संरक्षण संबंधी वियना कन्वेंशन के तहत अपनाया गया और इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करना। दूसरा कथन है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC को मूल रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित किया जाता था। और तीसरा कथन है, ग्लोबल वार्मिंग की उच्च क्षमता के कारण किगाली अमेंडमेंट के तहत HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। अब सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? यह एक वैश्विक पर्यावरण संधि है, ध्यान रखिएगा, जो अस्तित्व में आई थी 1987 में। यानी ग्लोबल, या आप कह सकते हैं वैश्विक पर्यावरण संधि है जो 1987 में अस्तित्व में आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के अंतर्गत लाया गया था, ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उन पर ध्यान देने के लिए। तो वैश्विक रूप से पर्यावरण संधि के रूप में से जाना जाता है। 1987 में अस्तित्व में आया था वियना कन्वेंशन के अंतर्गत। यानी पहला सेंटेंस हमारा सही है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, इसमें मूल रूप से HFC को शामिल नहीं किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। HFC को यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को वास्तव में जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ है जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC, इनके विकल्प के रूप में लाया गया था, क्योंकि जो CFC और HCFC हैं ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्षयकारी पदार्थों के रूप में जाना रहा था। तो इनके विकल्प के रूप में लाया गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसकी वैश्विक तापन क्षमता बहुत अधिक है, यानी यह बहुत ही तेजी से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको गर्म करने के जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के रूप में सामने आया। तो बाद में फिर इसे भी कम करने के लिए किगाली अमेंडमेंट में 2016 में यह शामिल किया गया कि अब हमें चरणबद्ध तरीके से इसके उत्पादन को भी कम करना है और इसके उपयोग को भी कम करना है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मूल रूप से ओजोन परत के नियंत्रण में शामिल नहीं था, यह आपको नोट करना है। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मूल रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित किया जाता था। यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसे दरअसल वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च क्षमता के कारण किगाली अमेंडमेंट के तहत HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसलिए 1 और 3 सेंटेंस सही हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस दरअसल यहां होगा गलत। समझते हैं इसकी थोड़ी सी और व्याख्या को। जैसा कि हमने कहा, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया, एक ऐतिहासिक वैश्विक पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य समताप मंडल में ओजोन परत की रक्षा करना है और पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाना है। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आया था, जो कि हमने अभी देखा भी। और इसमें जब हम बात करेंगे वियना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और हेलोन एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC। तो ध्यान रखिएगा, जो शुरू में मैंने HCFC बोला था उसमें दरअसल हाइड्रोजन नहीं है, उसमें है हेलोन एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकी जैसी जो ओजोन परत को प्रभावित करने वाली या क्षय करने वाली जो भी हानिकारक गैसें हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो लगभग 100 ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। पहला सेंटेंस हमने देखा। अब ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ नहीं है। इसे CFC और HCFC जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। इसलिए HFC को मूल रूप से ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित
नहीं किया गया था, और यही हमने देखा भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ध्यान रखें, पहले आपको पता होना चाहिए कि दरअसल एनवायरमेंट संरक्षण या आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है क्या, यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस पहला, संबंधित गतिविधि की किसी अन्य विधि द्वारा स्वीकृति की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रदूषकों के उत्सर्जन की अनुमति है, भले ही निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन होता हो। दूसरा, यह अधिनियम केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक सीमित है और खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। और तीसरा, इस अधिनियम में प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान यानी सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों से दंडात्मक हर्जाना वसूला जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का दरअसल सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी करना, यानी पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना, इसे रोकना और इसे नियंत्रित करना। इसी के लिए ढांचा प्रदान करने के लिए दरअसल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था कि एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क हम बना पाए, और एक व्यापक कानूनी ढांचा है, ये आपको नोट कर लेना है। इसकी धारा 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अगर हम बात करें कि क्या इसमें व्यक्ति और संस्था दोनों शामिल है, तो ये बात सही है। दरअसल पर्यावरण प्रदूषणों की जब हम बात करते हैं तो एक निश्चित सीमा के बाद इनके या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो चीजें हैं वो व्यक्ति और संस्था दोनों पर लागू होती हैं। तो धारा 7 इसके बारे में चर्चा भी करती है, 8 भी इसके बारे में चर्चा करती है, जानते हैं कैसे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की धारा 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक का निर्वहन या उत्सर्जन नहीं करेगा। तो व्यक्ति पर भी लागू है, और ठीक यही चीज कोई संस्था भी नहीं करेगी, यानी यह निषेध किसी अन्य कानून के तहत दी गई अनुमतियों पर लागू नहीं होता। इसलिए लाइसेंस या अनुमोदन का अस्तित्व पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने का औचित्य नहीं ठहराता। मान लीजिए किसी संस्था को यह लाइसेंस मिल गया है कि इतने यहां तक वो पर्यावरण प्रदूषण कर सकता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जब हम बात करते हैं तो उसके भीतर ये शामिल है कि इसमें संस्था और व्यक्ति दोनों निश्चित मानकों के ऊपर पर्यावरण का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 8 का अनुप्रयोग किसी भी व्यक्ति पर है, ना कि केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर। तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ व्यक्ति पर भी इसका उपयोग होगा। यह अनिवार्य करता है कि खतरनाक पदार्थों का संचालन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इसलिए इसका दायरा उद्योगों से परे खतरनाक पदार्थों के सभी संचालकों तक विस्तारित है। तो उद्योग और व्यक्ति दोनों की चर्चा की गई है धारा 8 में। और धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 कहती है कि आप ध्यान रखें, किसी संस्था के पास अगर लाइसेंसेस का मतलब वो ये नहीं है कि वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मानकों का उल्लंघन कर लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण में प्रदूषक फैलाने वाले द्वारा भुगतान करने का सिद्धांत लागू है, यानी जो व्यक्ति जितना प्रदूषण फैलाएगा उसके हर्जाने के रूप में जुर्माना भी उसे देना होगा। यानी पर्यावरण क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मुआवजा या दंडात्मक हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण बहाली की लागत प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति द्वारा वहन की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा केवल 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत वनों को संरक्षित श्रेणी से बाहर करने और वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत चाय या कॉफी बागान के लिए वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को काटना गैर वन उद्देश्य माना जाता है। और तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण और वन प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को गैर वन उद्देश्यों के रूप में माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से हमें बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन यहां पर दरअसल सही है। वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं जो कि 1980 में आया था, और आपके प्रश्न में है भी वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वनों की कटाई पर अंकुश लगाना, वनों की कटाई को कम करना, इसे कहीं ना कहीं खत्म करने की बात इसके भीतर कही गई है।
वन भूमि का संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जानते हैं कि इसके उद्देश्यों में, और जब हम बात करते हैं वन भूमि क्षेत्र की, गैर वन भूमि क्षेत्र की, तो इसमें क्या चीजें शामिल हो जाती हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राज्य सरकारों द्वारा वन भूमि को गैर वन उपयोगों के लिए घोषित करने की शक्तियों को सीमित किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सरकार जैसे कह देता है कि इस वन क्षेत्र को हटा दिया जाए, ये गैर वन भूमि के रूप में है, इन शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। यह अधिनियम देश भर में एक समान वन संरक्षण मानकों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार कि निम्नलिखित कार्यों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। पहला, वन भूमि का आरक्षण रद्द करने के लिए पहले आपको केंद्र सरकार से पूछना होगा। दूसरा, वन भूमि का किसी गैर वन उद्देश्य के लिए उपयोग करना हो, यानी आप सोचें ये वन भूमि है, अब हमको इसको उपयोग करना है, लेकिन हम उसमें वन से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे, यानी गैर वन भूमि के रूप में हम इसको उपयोग करना चाहते हैं, कहीं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर हम अपने लिए बागवानी कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा वन भूमि को निजी संस्थाओं को पट्टे पर देना या आवंटित करना भी इसके भीतर शामिल है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय स्तर की निगरानी के बिना वन भूमि का दुरुपयोग ना हो। अतः कथन एक यहां पर सही है, जो कि इसके सेंटेंस में लिखा है कि किसके लिए पूर्व अनुमति की जरूरत है, इसके तहत वनों को संरक्षित श्रेणी से बाहर करने और वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत चाय या कॉफी बागान के लिए वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को काटना गैर वन उद्देश्य माना जाता है। यानी आप सोचिए कि वन भूमि को काटकर आप वहां पर चाय या कॉफी की बागानी करने लगेंगे तो ये गैर वन उद्देश्य होगा, ठीक है। और जब गैर वन उद्देश्य की बात होगी तो केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यहाँ दूसरा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? सही। तीसरा सेंटेंस यहाँ पर दरअसल गलत है, ध्यान रखिएगा। समझते हैं आगे की कैसे, ठीक है। अधिनियम में गैर वन प्रयोजन को वन भूमि को चाय, कॉफी, मसालों, रबड़ और जो औद्योगिक पौधे होते हैं, खेती जैसी गतिविधियों के लिए तोड़ना या साफ करना अथवा वनीकरण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिभाषित किया गया है। इसलिए चाय या कॉफी के बागानों हेतु प्राकृतिक रूप से उगे जो पेड़ है उनको काटना गैर वन गतिविधि माना जाता है और इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है, जैसा कि अभी हमने देखा भी। और ये ध्यान रखिएगा कि जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात आती है तो स्पष्ट रूप से कुछ गतिविधियों को गैर प्रयोजन की परिभाषा से बाहर रखता है। कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें गैर वन प्रयोजन से बाहर रखा गया है? वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास तथा प्रबंधन से संबंधित कार्य जैसे कि चेक पोस्ट, फायर लाइन, बाड़ लगाना या वायरलेस संचार सुविधाओं के निर्माण को गैर वन प्रयोजन में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको नोट कर लेना है इसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरे सेंटेंस में वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को गैर वन उद्देश्यों के रूप में माना जाता है, नहीं माना नहीं जाता, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था? ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, ऑप्शन सी वन संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी वन अधिकार अधिनियम। इस प्रश्न का दरअसल सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के भीतर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, इसके भीतर ही इस बोर्ड का गठन किया गया था। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 क्या कहता है? ये कहता है कि वन्यजीवों और लुप्तप्राय प्रजातियों को कानूनी संरक्षण देना, वन्यजीवों व लुप्तप्राय प्रजातियों को कानूनी संरक्षण देना, ठीक है। बोर्ड की गठन भी इसी के तहत किया गया था। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के गठन के लिए एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ा गया था और इस संशोधन के तहत भारतीय वन्यजीव बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 2003 में अस्तित्व में आया। ये एक वैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो नोट कर लीजिएगा इसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, बाघों के इन सीटों संरक्षण के समर्थन से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और तीसरा, बाघ अभ्यारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के क्रम में सर्वोत्तम अभ्यास मानक स्थापित करने हेतु कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स को वर्ष 2013 में जारी किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो भारत का बाघ संरक्षण ढांचा मजबूत कानूनी समर्थन और संस्थागत तंत्र व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है, जिसपे जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की यानी एनटीसीए की, तो यह एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। यानी हमारा जो सेंटेंस है वो सही है। इसका नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया जाता है। पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही। इसके तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1973 में प्रारंभ हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। यह बाघों के संरक्षण के लिए बाघ बहुल राज्यों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है और इसके उद्देश्यों में शामिल है कि हम बाघों की व्यवहार्य आबादी को सुनिश्चित कर सकें और बाघों के आवास पर जो दबाव है उस दबाव को कम कर सकें, ये इसके भीतर शामिल है। यानी हम बात करें इसके सेंटेंस की, तो दूसरा सेंटेंस भी केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है। इन सीटों जहां पर रहते हैं बाघ, उनके लिहाज से इसे शामिल किया गया। तीसरा, बाघ संरक्षण अभ्यारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के क्रम में सर्वोत्तम अभ्यास मानक स्थापित करने हेतु कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स को वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर रिजर्व जिसे 2013 में प्रारंभ किया गया था। यह एक वैश्विक संरक्षण उपकरण है जो प्रभावी रूप से बाघ अभ्यारण्य प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस को निर्धारित करता है, बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम DRAP। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है DRAP एक वर्ष भर चलने वाली मिशन मोड पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान स्थलों के रेमेडिएशन की फास्ट ट्रैकिंग करना है। दूसरा, यह कार्यक्रम वर्ष 2035 तक लक्ष्य 0 डंप साइट प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल केवल एक सेंटेंस ही यहां सही है। डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो ये वाकई वर्ष भर चलने वाली एक ऐसी पहल है जो मिशन मोड के रूप में पूरे भारत में से जो भी आप कह सकते हैं कि शहरी अपशिष्ट है उसके निपटान को लेकर काम करती है। तो ड्रैप एक वर्ष भर चलने वाली मिशन मोड पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में नगरी यानी शहर में अपशिष्ट निपटान स्थलों के रेमेडिएशन की फास्ट ट्रैकिंग करना है। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके तहत वाकई वर्ष 2035 का लक्ष्य है? दरअसल नहीं। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान, किसके दौरान? राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था ड्रॉप को। तो यह प्रयास सितंबर 2026 तक लक्ष्य 0 डंप साइट प्राप्त करने के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। 2025 नहीं है, 2026 है। और ड्रैप को कब लाया गया था यह भी नोट कर लीजिएगा। ड्रैप को लाया गया था दरअसल किसके तहत? हमने देखा राष्ट्रीय, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान ड्रैप को लाया गया था। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नगरीय भारत में बचे हुए अपशिष्ट निपटान स्थलों के लिए रेमेडिएशन की फास्ट ट्रैकिंग करना, सामुदायिक एवं अवसंरचना विकास के लिए मूल्यवान भूमि को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे 2026 तक लक्ष्य रखा गया। 0 लक्ष्य है 0 डंप साइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह हमेशा जल निकायों में प्राकृतिक रूप से होता है और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता। और दूसरा, सुपोषण के कारण होने वाले शैवाल प्रस्फुटन से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है जिससे जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सुपोषण हमने पहले भी जाना है सुपोषण के बारे में। दरअसल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। सुपोषण यहां पर क्या है?
सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसके कारण या जिसके द्वारा जल निकाय पोषक तत्वों से, यानी मुख्य रूप से किससे, नाइट्रोजन, पोषक तत्वों से मुख्य रूप से नाइट्रोजन व, आपने फास्फोरस सुना होगा, फास्फोरस। तो सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल निकाय पोषक तत्वों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, जिससे, या कह सकते हैं जिससे उस जल निकाय में शैवाल और जलीय पौधों की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो किसी भी जलीय क्षेत्र वाले रीजन में जब शैवाल की बहुत ज्यादा वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीजन की कमी को बढ़ाता है। तो वहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं, अब ऑक्सीजन की उनके लिए कमी होगी तो वो उनके लिए क्या होगा, नकारात्मक परिणाम लेकर सामने आएगा। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है क्या, कि यह हमेशा जल निकायों में प्राकृतिक रूप से होता है, मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता, ये दरअसल गलत है। दूसरा सेंटेंस सही है कि सुपोषण के कारण होने वाले शैवाल प्रस्फुटन, बहुत अधिक मात्रा में शैवालों की संख्या बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जलीय पौधों की संख्या बढ़ती है, तो ये जल में ऑक्सीजन है उसे खींचते हैं, तो जल में ऑक्सीजन कम हो जाती है। जल में ऑक्सीजन कम होती है तो इससे क्या होगा, जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। दूसरा सेंटेंस सही है। ध्यान रखिएगा, ये केवल प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कई बार जो हमारे कृषि अपशिष्ट है या अन्य अपशिष्ट जब हम जल में डालते हैं तो ये मानव गतिविधियों से भी प्रभावित होती है। यहाँ क्या लिखा है, मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होती, इसलिए दूसरा हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, सुपोषण की प्रक्रिया हमेशा प्राकृतिक रूप से नहीं होती। कृषि अपवाह, अपशिष्ट जल का निर्वहन और औद्योगिक अपशिष्ट जैसी मानवीय गतिविधियां इसे काफी हद तक बढ़ा देती हैं, जिससे यह एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला एल्ड्रिन, दूसरा क्लोरिडेन, तीसरा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, चौथा हेक्साक्लोरोबेंजीन और पांचवा एंड्रिन। अब आपको बताना है इन पांचों को देखकर कि उपरोक्त प्रदूषकों में से कितने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपी के डर्टी डजन के तहत शामिल है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल चार, ऑप्शन डी सभी पांच। आपसे पूछा गया, इस प्रश्न का सही जवाब है सभी पांच। अब आप पूछेंगे ये डर्टी डजन क्या है। डर्टी डजन यानी गंदे 12 तत्वों की बात की गई है। तो 12 प्रारंभिक स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का यह एक समूह है जिसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत मनुष्यों और पारिस्थितिक तंत्रों पर हानिकारक प्रभावों के लिए मान्यता प्राप्त है। यानी इससे मनुष्यों पर भी और पारिस्थितिक तंत्र पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो 12 ऐसे तत्वों का समूह है जिसे कहा गया है कार्बनिक प्रदूषकों का समूह है। अब ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कितने हैं संख्या में, 12, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, 12 यानी डर्टी डजन, दर्जन जिसे हम बोलते हैं वही है ये। ठीक है, तो डर्टी डजन से तात्पर्य स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत मनुष्यों और पारिस्थितिक तंत्र के हानिकारक प्रभाव के लिए मान्यता प्राप्त 12 प्रारंभिक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। कीटनाशक शामिल है इसमें, जैसे एल्ड्रिन, क्लोरिडेन, डीडीटी, डाइल्ड्रिन, एंड्रिन, डेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, मिरेक्स, टॉक्साफेन। ठीक है, दूसरा औद्योगिक रसायन भी इसमें शामिल है, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, और इसमें उप उत्पाद के रूप में भी कुछ निकलते हैं, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजी पी डाइऑक्सिन और पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरॉन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन डी सभी 5 शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र तिब्बत के पठार का विस्तार है जिसमें लद्दाख और लाहौल स्पीति जैसे शीत मरुस्थल क्षेत्र शामिल है। दूसरा, पश्चिमी घाट क्षेत्र के तहत भारत के सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भूभाग शामिल है। और तीसरा, मरुस्थल क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस बताना है ना सही, तो 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, कैसे समझते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो कि हम जानते हैं कि लद्दाख वाले रीजन है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आता है, भारत की उत्तरी हिस्से की हम बात कर रहे हैं, और लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र जो कहाँ है, हिमाचल, वहीं से हिमाचल प्रदेश ठीक नीचे आइए। ये दोनों उच्च ऊंचाई वाले दरअसल शीत रेगिस्तान या शीत डेजर्ट वाले इलाके माने जाते हैं। शीत यानी ठंडे,
तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र तिब्बत के पठार का विस्तार है, जिसमें लद्दाख और लाहौल स्पीति शीत मरुस्थल क्षेत्र शामिल है। पहला सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें अगर वेस्टर्न घाट की, यानी जब हम भारत के मैप की बात करते हैं, ठीक, ये है वेस्टर्न घाट। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वेस्टर्न घाट भारत के भूभाग का, तो ध्यान रखिए इसमें क्या है, वेस्टर्न घाट क्षेत्र के भारत के सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भूभाग शामिल है। दरअसल यह बात गलत है। दरअसल वेस्टर्न भाग की बात, जब वेस्टर्न घाट की जब हम बात करेंगे तो यह भारत के भूभाग का केवल 5.8% रीजन, कितना, 5.8% रीजन ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जब इसकी बात आएगी तो ये इसके रीजन में शामिल नहीं होगा, जबकि जो दक्कन के पठार का नीचे वाला रीजन होगा वो इसमें शामिल होगा। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र के तहत भारत के सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भूभाग क्या यही है? नहीं, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा गलत। समझते हैं कि कैसे। पश्चिमी घाट भारत के भूभाग का केवल 5.8% भाग कवर करता है और यह सबसे बड़ा भूभाग नहीं है, जबकि दक्कन प्रायद्वीपी ये सबसे बड़ा जैव भौगोलिक भूभाग है जो दक्षिण और दक्षिण मध्य पठार के 43% भाग को कवर करता है, इसलिए हमारा दूसरा सेंटेंस सही नहीं है। तीसरा कि मरुस्थल में राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र शामिल है, तो ये सही है। दरअसल गुजरात का जो क्षेत्र है रीजन मरुस्थल वाला, वो इसमें शामिल हो जाता है मरुस्थल क्षेत्र में, और राजस्थान का जो क्षेत्र है वो भी इसके भीतर शामिल हो जाता है। तो अरावली क्षेत्र के पश्चिम में स्थित अत्यंत शुष्क क्षेत्र अर्थात राजस्थान का रेतीला रेगिस्तान और गुजरात का रेत वाला क्षेत्र जिसे हम रण कहते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के भीतर शामिल हो जाते हैं। तो तीसरा सेंटेंस सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला एनालिड, दूसरा मोलस्क, तीसरा ऑर्थोपोड, चौथा अरेक्निडा, पांचवा इकाइनोडर्म और छठा मछलियां। आपको बताना है उपयुक्त जीवों में से कितने आकशेरुकी श्रेणी में है, आकशेरुकी श्रेणी में शामिल है। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5, ऑप्शन डी सभी 6। अब सवाल है आकशेरुकी क्या है? आकशेरुकी जंतु का मतलब है कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं हो। आकशेरुकी जंतु यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वही क्या कहलाते हैं? आकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कुल जंतु प्रजातियों का लगभग यही 98% कवर करते हैं। इवन 98% से भी प्लस ये कवर करते हैं। तो इनमें से कई जंतुओं में द्रव भरा हाइड्रोस्टैटिक कंकाल पाया जाता है, जैसा कि जेलीफिश और कृमियों में देखा जाता है, जबकि कुछ अन्य जंतुओं में कठोर बाह्य आवरण या बहिर् कंकाल होता है, जैसे कि कीट और क्रस्टेशियन। अब हम ऑप्शंस की बात करें, एनालिड क्या है? केचुआ है, आकशेरुकी है ना, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी ये शामिल हो जाएगा। एनालिड्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती तथा उनका शरीर खंडित होता है, इसलिए ये आकशेरुकी होते हैं। दूसरा ऑप्शन में है मोलस्क। ठीक है, घोंघे, सीप और ऑक्टोपस ये क्या है? ये मोलस्क का शरीर है जो बहुत ही मुलायम होता है तथा इनमें मेरुदंड नहीं होता, इसलिए ये भी आकशेरुकी है। तो हमारे ऑप्शन में एक दूसरा तो शामिल हो गया। जानते हैं आर्थ्रोपॉड्स के बारे में, देखिए समझते हैं नबी। कीट और क्रस्टेशियन सहित आर्थ्रोपॉड्स में कठोर बहिर्कंकाल तथा संधियुक्त अंग होते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो भी शामिल हो जाएगा। चौथा है एरिकिड्स, इनको भी समझते हैं। मकड़ी और बिच्छू जैसे एरिकिड्स आर्थ्रोपॉड्स का एक उपसमूह है जिनमें कशेरुकी नहीं होती, ये भी शामिल हो जाएंगे, इसलिए क्या है? आकशेरुकी है। अब आता है एकाइनोडर्म। सी स्टार और सी अर्चिन जैसे एकाइनोडर्म समुद्री जंतु हैं जिनमें कांटेदार त्वचा होती है लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी ये भी शामिल हो जाएंगे। अगला है मछलियां। मछलियों में अच्छी तरह विकसित आंतरिक कंकाल तथा रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि ये ध्यान रखिएगा ये कशेरुकी होती है, ना कि आकशेरुकी, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब हम ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारी मछली में क्या है? ये तो एक कशेरुकी जीव है, शेष जो है वो आकशेरुकी जीव हैं, यानी 5 इसमें शामिल है। ऑप्शन सी केवल 5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न है अब आपके लिए एक जिसका जवाब आपको देना है कहां पर? कमेंट सेक्शन में। प्रश्न देखिए क्या है,
प्रश्न है, निम्नलिखित पर विस्तार कीजिए। पहला सनड्यू, दूसरा नेपेंथेस, तीसरा पिंगुइकुला और चौथा है ब्लैडर वॉर्ट्स। आपको बताना है उपयुक्त पादपों में से कितने कीट भक्षी श्रेणी में शामिल है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।